प्रश्न 13। मैकियावेली अपने युग के निचोड़ हैं। W.T. जोन्स। इस कथन का परीक्षण कीजिए। Machiavelli is an excellent epitome of his times. W.T. Jones. Examine this statement. उत्तर मैकियावेली युग का शिशु। डनिंग ने मैकियावेली के संबंध में लिखा है, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु था। यद्यपि प्रत्येक महान विचारक अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसका ध्यान अपने समय की समस्याओं पर जाता है, जिनके निदान के लिए वे उपाय ढूंढते हैं। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु भी अपने युग के शिशु थे। मैकियावेली पर अपने समय की समस्याओं का अधिक प्रभाव पड़ा, इसीलिए डनिंग ने उसे विशेष रूप से अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली ने इटालियन समाज का बारीकी से अध्ययन किया था। मैकियावेली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अधिक संपन्न होते हुए भी इटालियन समाज के पिछड़ेपन का कारण धार्मिक अंधविश्वास है। इसीलिए उसने धार्मिक साम्राज्य का विरोध किया और बताया कि स्वतंत्र इटालियन राष्ट्र बनने से ही इटली की स्थिरता व सुरक्षा संभव है। अपनी रचनाओं दी प्रिंस और दी डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने समकालीन परिस्थितियों, समस्याओं आदि पर प्रकाश डाला है। सेबाइन ठीक कहता है कि उसके मैकियावेली के युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका, जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप से नहीं जानता था, जितना कि मैकियावेली। अतः मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाली बातें जिनके कारण उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है, इस प्रकार हैं। 1. इटली का राजनीतिक विघटन और उसके फलस्वरूप फैली हुई बुराइयां। 2. राजतंत्र की पुनर्स्थापना। 3. पुनर्जागरण। 4. मैकियावेली को अपने युग का शिशु सिद्ध करने वाली दूसरी बातें। 1. इटली का राजनीतिक विभाजन। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इटली 5 राज्यों में बटा हुआ। नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य। ये पांचों राज्य भी आपस में टकराव की स्थिति में थे। यही नहीं, नैतिक दृष्टि से भी इटली का इतना पतन हो चुका था कि वहां के लोग किराए के सैनिकों के रूप में लड़ने जाते थे, जो अधिक धन के लालच में किसी भी तरफ बिक सकते थे। सच्चाई और ईमानदारी कहीं नहीं थी। चर्च और साम्राज्य दोनों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघ रहा था। पोप पर ऐसी विदेशी ताकतों का प्रभाव था, जो इटली की अधपतन की स्थिति का लाभ अपने स्वार्थों के लिए उठा रही थी। अतः मैकियावेली चाहता था कि इटली को भी ऐसा सशक्त शासन मिले जो पांचों को एकता के सूत्र में बांधकर सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना कर सके। इटली को फ्रांस और स्पेन से सुरक्षित रख सके, जो इटली को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैकियावेली ने अपने ग्रंथों दी प्रिंस, दी डिस्कोर्सेज, आर्ट ऑफ वार की रचना की। 2. राजतंत्र की पुनर्स्थापना। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, उसने मध्यकालीन यूरोप में अनेक परिवर्तन किए। मैकियावेली के समय तक परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों और उनकी प्रतिनिधि सभाओं को कुचलकर राजतंत्र स्थापित किए थे। आर्थिक परिवर्तनों ने भी निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त किया था, क्योंकि यातायात के साधनों में विकास हुआ। द्रुतगामी साधनों के आविष्कार ने व्यापार में क्रांति ला दी। राष्ट्रीय राज्यों ने राष्ट्रीय साधनों का लाभ उठाते हुए व्यापार में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार इन आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम मध्यकाल के अंत को ले आया और निरंकुश राजतंत्र यूरोप के राज्यों में सामान्य शासन पद्धति के रूप में अपनाया जाने लगा। यह युग राज्य और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था, जिसने मैकियावेली के दी प्रिंस को प्रभावित किया। दी प्रिंस के अंतिम अध्याय में अरे कहना क्या चाहते हो? मैकियावेली ने यही चाहा है कि इटली का एकीकरण हो और वह विदेशी ताकतों की दास्ता से मुक्त हो। उनके अनुसार यह कार्य एक राष्ट्रीय राजा ही कर सकता है। 3. पुनर्जागरण। रेनेसांस। मैकियावेली के समय में समस्त यूरोप बौद्धिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था, जिसने मैकियावेली के विचारों को भी प्रभावित किया। इटली में यह पुनर्जागरण अर्थात ज्ञान अथवा विद्या का पुनरुत्थान 16वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए कभी कभी इसे इटालियन पुनरुत्थान भी कह दिया जाता था। इस पुनर्जागरण के आंदोलन से मध्यकाल की पारलौकिकता समाप्त होने लगी। पुनर्जागरण ने चर्च और धर्म की जड़ों पर कड़े प्रहार किए और आंदोलन ने मनुष्य के स्वतंत्र बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया। अब सोफिस्टों की इस उक्ति को स्वीकार किया जाने लगा कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मैकियावेली ने चर्च और धर्म की जड़ों पर कड़े प्रहार किए, जिन्होंने तत्कालीन समाज को दूषित कर रखा था। मैकियावेली ने कहा कि हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं।
चर्च के हम एक और बात के लिए ऋणी हैं और यही बात हमारे लिए विध्वंस का कारण है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है और वह भी ऐसा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मैकियावेली ने धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा था। What? Bro, what are you talking about, man? मैकियावेली यद्यपि गणतंत्र का समर्थक था, परंतु इटली की विशेष परिस्थितियों के कारण निरंकुश राजतंत्र की वकालत की। मैकियावेली का कहना था कि निरंकुश राजा ही इटली की शोचनीय अवस्था को सुधार सकता है। यद्यपि मैकियावेली ने अपने विचार अपने देश की दशा सुधारने के उद्देश्य से प्रकट किए हैं, परंतु उनकी विचारधारा ने आज समस्त विश्व को प्रभावित किया है। 4 मैकियावेली को अपने युग का शिशु सिद्ध करने वाली दूसरी बातें। मैकियावेली को उसके युग का शिशु सिद्ध करने वाली दूसरी बातें इस प्रकार हैं। इस युग की एक विशेषता व्यावहारिकता पर बल देना था और मैकियावेली ने भी व्यावहारिक राजनीति पर बल दिया है। उनके अनुसार राजा की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता से बिल्कुल भिन्न है। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा है कि यदि साध्य अच्छा है तो साधन कैसे भी हो सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि वह राजनीति और नीतिशास्त्र को एक दूसरे से पृथक करता है। यह उस समय के ज्ञान के पुनरोदय आंदोलन का प्रतीक है। मैकियावेली अपने समय के विचारकों की तरह व्यक्तिवाद में भी विश्वास करता है, क्योंकि वह मानता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण होता है। उपर्युक्त अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि डनिंग का यह कहना सही है कि प्रतिभावान फ्लोरेंसवादी मैकियावेली पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। जोन्स ने भी कहा है कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। मैकियावेली इज एन एक्सीलेंट एपिटमी ऑफ हिज टाइम्स। समझ रहे हो? प्रश्न 14। हॉब्स के सामाजिक समझौता के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द हॉब्स थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उत्तर, हॉब्स के संबंध में प्रो। डनिंग ने लिखा है कि हॉब्स प्रथम अंग्रेज है जिसने इस प्रकार की राजनीति से दर्शन की प्रणाली प्रस्तुत की जिसकी गणना महान प्रणालियों में की जाती है। उसकी कृतियों ने उसे महान राजनीतिक विचारक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। हॉब्स के राजनीतिक विचार पृष्ठभूमि। हॉब्स के राजदर्शन के प्रादुर्भाव के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। चारों ओर अराजकता का आलम था। राजनीतिक एवं सामाजिक दशा अति शोचनीय थी। इस दशा से प्रभावित होकर थॉमस हॉब्स ने विचार किया कि राजतंत्र के बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती। हॉब्स अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के द्वारा किए गए राजतंत्र के इस समर्थन के विषय में टेलर ने लिखा है कि ऐसी संकटकालीन स्थिति से गुजरने वाले एक दार्शनिक के लिए जो कि मानव व्यापार का एक तीक्ष्ण प्रेक्षक भी था, समस्त ज्ञान को यांत्रिक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित करने का सबसे अधिक साहसपूर्ण प्रयत्न करना और आचार शास्त्र एवं समाजशास्त्र के विरुद्ध एक प्रकृतिवादी सिद्धांत की सृष्टि करना स्वाभाविक ही था। हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां। हॉब्स के चिंतन पर उसके समय विद्यमान 2 परिस्थितियों ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। पहली परिस्थिति थी नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के क्रम का आरंभ। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए मध्ययुगीन दर्शन के प्रति तीव्र घृणा हो गई थी, अतः स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आकृष्ट हुआ। वह गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। इसके अतिरिक्त दूसरी परिस्थिति थी तत्कालीन इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा। उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की समर्थक और विरोधी दोनों प्रकार की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष हो रहा था। कभी राजतंत्र समर्थकों का तो कभी विरोधियों का पलड़ा भारी हो जाता था। फलतः किसी भी व्यक्ति का न तो जीवन सुरक्षित था और न संपत्ति। वह युग नए आर्थिक परिवर्तनों का युग भी था। सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, लेकिन उसे किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए सामंतों का प्रभाव घटाने के लिए वह पार्लियामेंट की शक्ति में वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहा था, जबकि पुरानी व्यवस्था में निहित स्वार्थ रखने वाला सामंतवादी वर्ग पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प था। इस परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण 1639 में इंग्लैंड में गृह युद्ध भड़क उठा। इस गृह युद्ध के कारण जनजीवन असुरक्षित हो गया। हॉब्स ने अपने में व्याप्त असुरक्षा और अराजकता की इन भावनाओं के दमन के लिए एक सर्वशक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र का अपनी रचनाओं के द्वारा प्रबल समर्थन किया। सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद हॉब्स यह कहता है कि यदि मनुष्य स्वभाव से शांतिपूर्ण होता, वह बिना किसी सत्ता या समझौते के नहीं रह सकता और उसे किसी प्रकार के शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु मनुष्य ऐसे स्वभाव का नहीं। अतः एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा की आवश्यकता अनुभव होती है जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखकर उन्हें अनुशासनबद्ध कर सके। ऐसी यही नहीं, अभी और सुनिए।
सामान्य सत्ता की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा प्राधान्य स्थापित किया जाए तथा उसे स्थापित करने के लिए प्राकृतिक कानून के अनुसार सब व्यक्ति अपने अधिकारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा के समर्पित कर दें। हॉब्स आगे कहता है कि यह कार्य व्यक्ति आपस में एक समझौते के द्वारा संपन्न करते हैं। लेवियाथन में उसने लिखा है कि समझौता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की शपथ लेता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को यह अधिकार देता हूं और अपने आप शासन करने के अपने अधिकार को छोड़ता हूं, इस शर्त पर कि तुम भी इसी प्रकार अपने ऊपर शासन करने के अधिकारों को इस प्रकार दोगे और दूसरी आज्ञाओं को शिरोधार्य करोगे। हॉब्स आगे कहता है कि इस मर्त्य प्रभु जिसे वह लेवियाथन या महान दैत्य के नाम से पुकारता है का इस रीति से जन्म होता है। यह मर्त्य प्रभु है जिसकी कृपा पर अनश्वर ईश्वर की छत्रछाया में हमारी शक्ति या सुरक्षा निर्भर है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने समस्त अधिकार एवं व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर देता है, फलतः उससे उस सत्ता का जन्म होता है जो प्राकृतिक अवस्था को भी भयावह दशा को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ होती है। वह सत्ता प्रत्येक मनुष्य को समझौते का उल्लंघन करने पर दंड देने की अधिकारिणी होती है। दंड का भय समझौते को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हॉब्स कहता है कि बिना तलवार की शक्ति के संविदाएं केवल शब्द जाल हैं, जो मनुष्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः असमर्थ होती हैं। सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताएं हॉब्स द्वारा राज्य को उत्पन्न करने वाले इस समझौते का हम विश्लेषण करें तो हमें कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक समझौता एक साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों था। पहली विशेषता इसकी यह है कि समझौता एक साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही चरित्र वाला है। मनुष्य द्वारा अपने क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग कर सामाजिक समझौते के बंधन को स्वीकार किए जाने के कारण समाज की उत्पत्ति होती है और उस समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। दो, समझौता सभी के साथ मध्य होता है, शासक और शासित के मध्य नहीं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि अब तक जितने भी समझौते की बात की गई है वह शासक और शासित के मध्य समझौते की बात थी, अर्थात वे सब वास्तविक दृष्टि से सामाजिक समझौते नहीं थे वरन शासनात्मक समझौते थे। किंतु हॉब्स के द्वारा जिस समझौते का प्रतिपादन किया गया वह शासक और शासितों के मध्य उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है, जो राज्य के सम्मुख अपने अधिकारों को त्यागने की प्रतिरक्षा करते हैं। अतः वह वास्तविक दृष्टि से एक सामाजिक समझौता है। 3, शासक समझौते की उत्पत्ति है, भागीदार नहीं। इसकी तीसरी विशेषता दूसरी विशेषता से उत्पन्न होती है। यह समझौता व्यक्तियों के मध्य होने से संप्रभु इसमें सम्मिलित नहीं है, जैसा कि इवेंस्टीन ने कहा है। हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है। संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है। 4, शासक की सत्ता निरंकुश। इसकी चौथी विशेषता तीसरी विशेषता से उत्पन्न होती है। समझौते में भागीदार न होने से संप्रभु की शक्ति असीमित और उसके अधिकार निरंकुश है। उसकी सत्ता पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, अतः वह अपनी सत्ता का प्रयोग अपनी इच्छा से करने में स्वतंत्र है। 5, शासितों को शासकीय निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं। इसकी पांचवी विशेषता इसकी चौथी विशेषता से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक दशा को छोड़ने और समझौते में शामिल होने के साथ ही व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता और अपने सब अधिकार भी त्याग दिए हैं। अतः संप्रभु की स्वेच्छाचारिता की दुहाई लेकर उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी स्वेच्छाचारिता से समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होता है। इसी तरह समझौते से किसी को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नहीं। 6, सुरक्षा प्रदान न कर सकने वाला शासक का विरोध उचित। इसकी अंतिम छठी विशेषता यह है कि समझौते के उद्देश्य को बरकरार रखने के लिए इस शर्त का पालन अनिवार्य है। अतः हॉब्स यद्यपि प्रजा से इस बात की अपेक्षा करता है कि वह संप्रभु की आज्ञा का पालन करती हुई अपरिमित कर्तव्य पालन का परिचय देगी, किंतु वह इस विशेषता के आधार पर कुछ अपवादों का भी उल्लेख करता है, जबकि संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना अधिकार के रूप में कर सकती है। यह अधिकार यदि संप्रभु को अपने आप को मारने, अंगभंग करने या आक्रमणकारी का विरोध न करने, वायु, औषधि या जीवनदाता या अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा देता हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राजाज्ञा की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि हॉब्स कहता है कि प्रजाजन सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन होते हैं। यदि शासक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो उसका प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार समझौते के बाद भी सुरक्षित रखते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स यह सिद्ध करता है कि वह न तो राज्य को ईश्वर द्वारा उत्पन्न मानता है और न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम,
वरन वह अपने राज्य को मानव निर्मित एक ऐसा कृत्रिम साधन मानता है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः उसके लिए राज्य साध्य की ओर जाने वाला एक साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से आलोचना की है। 1. हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्णतया काल्पनिक है। 2. हॉब्स ने मानवीय गुणों प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति का वर्णन न करके सिर्फ उसे स्वार्थी, हिंसक, असत्य एवं बर्बर माना है। 3. यह सिद्धांत कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 4. यह समझौता सिद्धांत पूर्णतया अनैतिहासिक है क्योंकि उसने राज्य को क्रमिक विकास का प्रतिफल न मानकर समझौते का परिणाम माना है। 5. हॉब्स ने प्रभुसत्ता ग्रहण करने वाले को पूर्णतया निरंकुश बताया है। ऐसा करते समय वह यह भूल गया कि शासन सत्ता करने वाला भी व्यक्ति है और उसका स्वार्थी होना भी आवश्यक है। ऐसे में उससे जनहित की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी यह सिद्धांत राजनैतिक चिंतन में बहुत महत्व रखता है। ये चुप है।